सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित दो शब्दों के मेल से बना है, अ जमा पठित। अ से अर्थ है बिना और पठित से अभिप्राय है पढ़ा हुआ। अर्थात जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसे अपठित कहते हैं। ऐसे गद्यांश जो पहले ना पढ़े गए हों अपठित गद्यांश कहलाते हैं। गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। यानी कि अपठित गद्यांश कौन से होते हैं? जिस गद्यांशों को हमने नहीं पढ़ा होता। तो हमें यहाँ पे दिया गया है अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। तो अगर हमें अपठित गद्यांश दिया गया है तो उस गद्यांश से अगर हमें उत्तर ढूंढना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो दिया गया है। तो सबसे पहला है गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यानी कि जो हमें गद्यांश दिया हुआ है उसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। फिर अगला है प्रश्नों के उत्तर रेखांकित कर लीजिए। यानी कि जो भी अगर आपको पढ़ते हुए उत्तर मिल रहा है प्रश्नों के, उसे आप रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर लीजिए। फिर अगला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके ही सही का चिन्ह लगाइए। फिर अगला है उत्तर लिखने के बाद काट पीट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक बार उत्तर लिख दिया है अपनी उत्तर पुस्तिका में तो फिर उसके बाद उसको काट पीट ना करें। फिर अगला है व्याकरण एवं भाषा बोध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक पढ़कर देने चाहिए। यानी कि जो भी आप उत्तर दे रहे हैं उसे ध्यान से पढ़कर देना है। ऐसा ना हो कि आपसे प्रश्न पूछा कुछ और है और आप कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला गद्यांश है गांधी जी को हम केवल इसलिए ही याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें विजय दिलवाई, बल्कि इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से छुआछूत समाप्त हुआ। स्त्रियां घर से बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगी। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा। हमारे देश में सब धर्म हमारे देश में सब धर्मों को आदर मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धुन राम धुन थी। तो हमें यहाँ पे गांधी जी के ऊपर एक अपठित गद्यांश दिया गया था और अब उससे जुड़े कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है गांधी जी कौन थे? तो गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति थे या राष्ट्र स्वामी थे? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। ऐसे ही अगला है लोक मंगल के बड़े बड़े काम का अर्थ है बड़ी बड़ी इमारतें बनवाना या लिखी पढ़ी के बड़े बड़े काम करना या लोगों की भलाई के बड़े बड़े काम करना। तो सही उत्तर है लोगों की भलाई के बड़े बड़े काम करना। ऐसे ही अगला है पैरों पर खड़े होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? पैरों में शक्ति आना या दूसरों का सहारा ना लेना या स्वयं चलना। तो इसका सही उत्तर है दूसरों का सहारा ना लेना। ऐसे ही अगला है राम धुन का मतलब क्या है? रघुपति राघव राजा राम, ये वतन हमारा है या अंग्रेजों जाओ यहां से। तो इसका सही उत्तर है रघुपति राघव राजा राम। ऐसे ही अगला है ऊपर लिखे गद्यांश का सही शीर्षक होगा। तो हमें जो ऊपर गद्यांश दिया गया था उसका शीर्षक यानी कि टाइटल क्या हो सकता है? सब धर्मों का आदर, ईद की तैयारी या गांधी जी। अब वो गद्यांश किसके ऊपर था? गांधी जी के ऊपर था। तो उसका सही शीर्षक क्या होगा? गांधी जी। इसी के साथ ये गद्यांश
अपठित गद्यांश के सारे उत्तर हमने ढूंढ लिए। ऐसे ही अब अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है, यदि यह हवा में अधिक मात्रा में हो तो हम सांस नहीं ले सकते। धुआं भरे कमरे में आदमी जिंदा नहीं रह सकता। विषैली गैसों से भरे वातावरण में सांस की बीमारियां हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना होगा। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा फैल जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपठित गद्यांश इसी के ऊपर था। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ पे दिया गया है विषैली गैस है। ऐसे ही दूसरा है, मनुष्य का जीवन छोटा क्यों हो जाता है? विषैली गैस से उत्तर है, विषैली गैसों से वातावरण में सांस की बीमारियां फैलने से मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। विषैली गैस से वातावरण में सांस की बीमारी हो जाती है और मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। ऐसे ही अगला है, हम कौन सी गैस सांस से अंदर लेते हैं और कौन सी बाहर निकालते हैं? हम ऑक्सीजन सांस से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऐसे ही अगला है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें आसपास का वातावरण वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना चाहिए, जैसे हमें गद्यांश के आखिर में बताया गया था। अपने आसपास के वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना होगा। तो इसी के साथ हमने देखा यहाँ पे कि हमें 2 अपठित गद्यांश दिए गए थे, जिनके उत्तर हमने कैसे गद्यांशों को पढ़कर समझकर दिया। अब अगला है हमारा अपठित काव्यांश। तो कविता का वह अंश यानी कि भाग जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित काव्यांश कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार से गद्यांश था कि अगर अपठित गद्यांश, जिस गद्यांश को हमने ना पढ़ा हो, ऐसी काव्यांश क्या है कि जिस कविता को हमने या किसी भाग को हमने ना पढ़ा हो उसे हम अपठित काव्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश की तरह अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर देने चाहिए। काव्यांश का शीर्षक संक्षिप्त व उसकी मूल भावना पर आधारित होना चाहिए। यह भी 2 तरह से पूछा जा सकता है, पहला है एमसीक्यू और दूसरा है प्रश्नात्मक रूप में। एमसीक्यू कौन से होते हैं? जिसमें हम टिक लगाते हैं, वो हमारे एमसीक्यू होते हैं, और जिसमें हम वाक्यों में, एक वाक्यों में आंसर देते हैं, वो हमारे प्रश्नात्मक रूप होते हैं। आओ अब कुछ काव्यांशों का अभ्यास करें। अब यहाँ पे हमें कुछ काव्यांश दिए गए, यानी कि कोई कविता का भाग दिया हुआ है और उससे जुड़े कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाइए। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के पालक हो। पालक हो, ये सही लिखा है? हैं? तुम धरती के हम बोल दो बच्चों को, बच्चे पानी बाबू, तुम धरती के पालक हो। वृक्ष के बारे में बात हो रही है, वृक्ष की बात ही हो रही होगी, क्योंकि तो पालक सही है। फिर पालक ठीक लिखा है। अगर वृक्ष की बात की ऊपर रहना मत देखो। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के पालक मतलब पालने वाले। पालन होगा ना फिर, नॉट पालक। पालन बोलेंगे ना, पालक ही बोलते हैं। पालन होता है पालना वाला। पालक भी बोलते हैं। देखो पहले ऐसी बोलो, मेरा फोन वहां है ना। तुम तो फिर ना बना दो ना बात, तो बोल दो तुम धरती के पालन हो। बोल भी देना ये कौन है ना। पालक ही होता है शायद। पालक, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ पालक। पालन तो सुना है, पालन, पालनहारा। सब्जी वाला पालक ही सोचा। जल्दी देखो क्या क्या पालक। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के
पालन हो बच्चों, यहाँ पे ना आएगा। नहीं, का ही आएगा। तुम्हारी इतनी स्क्रीन की होती है, तुम पेन छोड़ के अपना पूरा शरीर चिपकाती हो। क्या करूँ, इसको तुम पालक ही धरती छोड़ के दूं? पालक हो। बोलते नहीं ये मेरे पालक हैं, मुझे पालते हैं, उसको पालक ही बोलते हैं। ठीक है। तुम धरती के पालक हो यानी पालने वाले, ऐसे बोल दो। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के पालक हो। पालक यानी कि पालने वाले। यार ऐसा हो बस। पालक यानी कि बच्चे बोलेंगे पालक यानी कि खाने का। हाँ, तुम धरती के पालक हो, तुमसे ही पाते शुद्ध हवा हम, तुम ही मिट्टी को जकड़े हो, तुमसे ही तो बारिश आती, तुम ही हमें फल देते हो, तुमसे ही है हरियाली, तुम ही लकड़ी देते हो, धरती का श्रृंगार तुम्ही से, तुमसे ही यह जीवन है। हे वृक्ष देवता तुम्हें नमन, तुम धरती के रक्षक हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि वृक्ष के ऊपर यहाँ पे हमें कविता दी गई है। अब इस कविता से जुड़े हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो एमसीक्यू में है। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ देवता किसे कहा गया है? यहाँ देवता वृक्ष को कहा गया है। ऐसे अगला है, वृक्ष किसका पालक है? वृक्ष धरती का पालक है। ऐसे अगला है, वृक्ष हमें क्या क्या देता है? वृक्ष हमें फल, शुद्ध हवा, लकड़ी, ये सभी चीजें देता है। तो हम क्या कहेंगे? सभी यानी कि तीनों। ऐसे अगला है, वृक्ष और बारिश के सही समानार्थी छांटकर गोला बनाइए। तो वृक्ष को क्या कहते हैं? खग, जड़, शाखा, पेड़। वृक्ष को कहते हैं पेड़। बारिश को क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, पानी या बूंद, वर्षा। ऐसे ही शुद्ध का विलोम है। अब शुद्ध क्या होता है? साफ। तो शुद्ध का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? अशुद्ध। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।